नमस्कार, जी राजस्थान की स्पेशल सीरीज किस्सा सियासी आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं हिंगलाज दान। गुजरात हिंदुत्व की प्रयोगशाला, बीजेपी की राजनीतिक प्रयोगशाला और गुजरात एक ऐसा किला जिसे जीतना राहुल गांधी का सपना है। 1995 के बाद गुजरात में कांग्रेस कभी सरकार नहीं बना पाई, या फिर यूं कहें कि माधव सिंह सोलंकी के दौर के बाद गुजरात में कांग्रेस कभी मजबूत हो ही नहीं पाई। 2001 के बाद जब से नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने तो कांग्रेस के लिए गुजरात अभेद्य किले की तरह हो गया, जिसे जीतने में कांग्रेस जितनी ताकत लगाती बीजेपी उतना ही मजबूत होती जाती। मोदी गुजरात से दिल्ली आए तो कांग्रेस फिर से गुजरात पर नजरें गड़ा रही है। 2017 के चुनाव में काफी अच्छी फाइट देने में कामयाब भी रही थी। पटेल आंदोलन की तपिश का पूरा फायदा कांग्रेस ने उठाया, लेकिन सरकार फिर भी बीजेपी ने बनाई। अगले साल यानी 2022 में गुजरात में फिर से चुनाव है, लेकिन चुनावों से 15 महीने पहले मोदी शाह ने गुजरात में पूरी सरकार ही बदल दी। मुख्यमंत्री बदल दिया, सारे मंत्रियों को सरकार से आउट कर दिया, यहां तक कि विधानसभा अध्यक्ष भी बदल दिया। तो सवाल यह है कि विजय रूपाणी को गुजरात के मुख्यमंत्री पद से हटाने की पटकथा कैसे लिखी गई और मोदी शाह के लिए गुजरात में पूरी सरकार को बदलना क्यों जरूरी हो गया। आप कुछ पल की कहानी समझें, उससे बेहतर है कि कहानी को थोड़ा पीछे जाकर समझा जाए। 2014 में नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने तो गुजरात सीएम की कुर्सी खाली हुई। पीएम मोदी की विश्वस्त मानी जाने वाली आनंदीबेन पटेल को गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया गया। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। इसी बीच जुलाई 2015 में गुजरात में पाटीदार आंदोलन होता है। पटेल समुदाय बीजेपी का कोर वोटर माना जाता है। वैसे पहले कांग्रेस के साथ थे, लेकिन 1985 में माधव सिंह सोलंकी के खाम फॉर्मूले से पटेलों को बाहर किया गया तो पटेल बीजेपी के साथ चले गए। उसके बाद से लगातार बीजेपी के साथ है, लेकिन 2015 में पटेल आरक्षण आंदोलन की आग भड़की, जिसे आनंदीबेन पटेल ठीक से हैंडल नहीं कर पाई तो उनकी कुर्सी खतरे में पड़ गई। उस वक्त बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह थे। अमित शाह और आनंदीबेन पटेल को इन दोनों के बीच में कोई खास रिश्ते भी अच्छे नहीं थे। अमित शाह उसी वक्त आनंदीबेन पटेल को हटाना चाहते थे, लेकिन पीएम मोदी ने हटाने पर रोक लगा दी। उसके बाद गुजरात में निकाय चुनाव हुए तो बीजेपी जीती जरूर, लेकिन पिछली बार की तुलना में नुकसान हुआ। ग्रामीण इलाकों में कांग्रेस का जनाधार बढ़ा तो मोदी शाह दोनों की टेंशन बढ़ने लगी। पीएम मोदी ने अपने विश्वास पात्र ओम माथुर को गुजरात की राजनीतिक हालातों पर रिपोर्ट तैयार करने को कहा। ओम माथुर ने अपनी रिपोर्ट में 25 अप्रैल 2015 को जो रिपोर्ट पीएम मोदी और अमित शाह को दी, ओम माथुर ने अपनी रिपोर्ट में सबसे बड़ी बात यह कही कि पाटीदारों के आंदोलन को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ओम माथुर ने इसी रिपोर्ट के साथ मोदी और शाह को यह भी बता दिया था कि अगर आनंदीबेन पटेल को समय रहते नहीं हटाया गया तो नवंबर 2017 में गुजरात विधानसभा चुनाव में पार्टी को बड़ा नुकसान हो सकता है। बस उसके बाद से ही पीएम मोदी ने आनंदीबेन पटेल की विदाई की फील्डिंग तैयार कर दी। इसके बाद मोदी मंत्रिमंडल में दिल्ली में विस्तार हुआ तो पटेल समुदाय, गुजरात से पटेल समुदाय से आने वाले पुरुषोत्तम रूपाला जैसे नेताओं को अपने मंत्रिमंडल में जगह दी। लगातार पटेल समाज को मनाने की कोशिशें की गई। तो एक तो आनंदीबेन पटेल आंदोलन को सही से हैंडल नहीं कर पाई। इसके अलावा गुजरात के ऊना में जब गोरक्षकों ने दलितों की पिटाई की तो उससे भी आनंदीबेन पटेल सही से हैंडल नहीं कर पाई और गुजरात में दलित सड़कों पर उतर गए। इन तमाम वजहों से आखिरकार आनंदीबेन पटेल को इस्तीफा देना पड़ा। आनंदीबेन पटेल और अमित शाह के बीच अक्सर कोल्ड वॉर चलता रहता था। आनंदीबेन पटेल को हटाकर विजय रूपाणी को मुख्यमंत्री बनाया गया। विजय रूपाणी को गृह मंत्री अमित शाह का बेहद करीबी माना जाता है। अमित शाह उस वक्त पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। अमित शाह के कारण ही रूपाणी को मुख्यमंत्री का पद मिला था, लेकिन पार्टी और जनता दोनों में उनकी छवि वैसी नहीं बन पाई जिसके जरिए बीजेपी अगला 2022 में आने वाला चुनाव जीत सके। इसके अलावा गुजरात में अफसरशाही काफी हावी हो रही है, जिसकी वजह से पॉलिटिकल लीडरशिप कमजोर नजर आने लगा था। एक और वजह रही, कांग्रेस में पिछले काफी समय से यह चर्चा चल रही थी कि हार्दिक पटेल को कांग्रेस गुजरात में प्रदेश अध्यक्ष बना सकती है। ऐसे में बड़ी संख्या में पटेल कांग्रेस की ओर जा सकते हैं। गुजरात में 21% पटेलों की आबादी है। अभी भी 182 विधायकों में से 42 विधायक पटेल समाज से हैं। इन सारे समीकरणों की वजह से बीजेपी ने एक ऐसे चेहरे की तलाश शुरू की जिससे कि अगले साल होने वाले चुनावों में बीजेपी को जीत मिल सकते।
कहते हैं कि कुछ वक्त पहले जब अमित शाह की विजय रूपाणी से मुलाकात हुई थी, तब अमित शाह ने यह कह दिया था कि अब उनकी कुर्सी बचाना मुश्किल है। अमित शाह ने ही रूपाणी को सीएम बनाया था। खैर, विजय रूपाणी को हटाकर अब भूपेंद्र पटेल को गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया गया है। भूपेंद्र पटेल समाज से आते हैं। पटेल समाज में भी दो वर्ग होते हैं, कड़वा पटेल और लेउआ पटेल। कड़वा पटेल गुजरात में जो टोटल पटेल है उसमें से 60% हैं और लेउआ पटेल 40% हैं। भूपेंद्र पटेल को आनंदीबेन पटेल का करीबी माना जाता है, लेकिन उनके पास वक्त कम है, चुनौतियां ज्यादा है। पटेलों को अपने पाले में लाने के लिए भी उन्हें काफी मशक्कत करनी होगी, क्योंकि पिछले कुछ सालों में हार्दिक पटेल ने कांग्रेस में उनकी पैठ मजबूत की है। सरकार पर हावी ब्यूरोक्रेसी पर लगाम कसते हुए एक सख्त सीएम की धमक भी बनानी होगी। विकास के मोर्चे पर तो वे साल भर में ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन विपक्ष से मुकाबले के लिए बीजेपी अपनी रणनीति मजबूत करने में लगी हुई है और 2022 के चुनावों के लिए और भी मजबूत करनी पड़ेगी। भूपेंद्र पटेल की ताजपोशी बीजेपी के लिए कितना फायदेमंद होगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। और वक्त के साथ कौन क्या सियासी दांव पैंच खेलता है, उस पर हमारी पूरी नजर रहेगी। फिलहाल के लिए किस्सा सियासी के इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलेंगे फिर किसी सियासत के गुणाभाग के साथ, सियासी समीकरणों के विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।